एक बड़े टकराव के मुहाने पर खड़ी है या फिर आखिरी वक्त में कूटनीति से रोक लेगी। इस वक्त अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जो कुछ चल रहा है वो सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि एक ऐसी कहानी है जिसमें हर किरदार की चाल, हर बयान और हर मुलाकात का सीधा असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। और इसी कहानी के केंद्र में तीन बड़े नाम, अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान, और मंच बना है इस्लामाबाद। नमस्कार, मैं हूं प्रियांशी मिश्रा। आज पूरे घटनाक्रम को लेके चलेंगे हम एक एक परत खोलते हुए। इस्लामाबाद में हाल ही में अमेरिका और ईरान के बीच में बातचीत का पहला दौर हुआ। उम्मीद ये थी कि शायद इस बातचीत से तनाव जो है वो कम हो जाएगा और कोई रास्ता निकलेगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। बातचीत खत्म हुई, लेकिन बिना किसी ठोस नतीजे के, और ना कोई समझौता, ना कोई बड़ा ऐलान। बस दोनों देशों ने अपने अपने रुख साफ कर दिए। अब सवाल ये उठता है कि अगर बातचीत फेल हो गई तो बीच होगा क्या? यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है, और वो मोड़ है पाकिस्तान की बढ़ती कूटनीतिक सक्रियता। पाकिस्तान अब सिर्फ एक मेजबान नहीं रहा, बल्कि खुद एक एक्टिव प्लेयर बन गया है इस पूरे मामले में। पाकिस्तान की सरकार अब पूरी ताकत से कोशिश कर रही है कि अमेरिका और ईरान फिर से बातचीत की टेबल पर लौटे। सूत्रों की माने तो पाकिस्तान लगातार वाशिंगटन और तेहरान के संपर्क में है। फोन कॉल्स हो रहे हैं, बैक चैनल डिप्लोमेसी चल रही है, और एक ही कोशिश कि किसी तरीके से बातचीत दोबारा शुरू हो जाए। लेकिन आखिर पाकिस्तान इतनी दिलचस्पी क्यों दिखा रहा है? देखिए, इसके पीछे कई वजह हैं। सबसे पहली जो वजह है वो है क्षेत्रीय स्थिरता। अगर अमेरिका और ईरान के बीच टकराव बढ़ता है तो इसका असर पूरे मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया पर पड़ेगा। तेल की कीमतें बढ़ेंगी, व्यापार प्रभावित होगा, और सबसे बड़ी बात, युद्ध का खतरा जो है वो बढ़ जाएगा। और जो दूसरी वजह है कि पाकिस्तान की अपनी जो रणनीति है वो सिचुएशन। पाकिस्तान खुद को एक ऐसा जिम्मेदार और प्रभावशाली कूटनीतिक खिलाड़ी के तौर पर दिखाना चाहता है, और वो संदेश देना चाहता है कि वो सिर्फ समस्याओं का हिस्सा नहीं बल्कि समाधान का भी हिस्सा है। और जो तीसरी वजह है वो है समय, यानी टाइमिंग। समय इस समय पूरे मामले में सबसे अहम फैक्टर निभाने वाला है। 22 अप्रैल के आसपास एक सीज फायर खत्म होने वाला है, यानी एक ऐसी डेडलाइन जिसके बाद हालात अचानक से बिगड़ सकते हैं। और इसी वजह से पाकिस्तान चाहता है कि इस तारीख से पहले कोई ठोस समझ बन सके। और एक वरिष्ठ पाकिस्तानी अधिकारी ने भी साफ किया है कि हम डेडलाइन से पहले इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं। और इसका सीधा मतलब यही निकल रहा है कि समय बहुत कम है और दाव जो है पाकिस्तान का वो बेहद बड़ा है। अब बात करते हैं इस पूरे ऑपरेशन के लीडर की। इस कूटनीतिक मिशन की कमान खुद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के हाथों में है। उन्होंने सीधे निर्देश दिए हैं कि हर संभव कोशिश की जाए ताकि बातचीत फिर से शुरू हो सके। और इसके साथ इस मिशन में जो दो बड़े नाम जुड़े हुए हैं वो हैं पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार और सेना प्रमुख आसिम मुनीर। इस समय बेहद अहम बात जो है वो यही है, क्योंकि जब किसी भी देश की सरकार और सेना दोनों एक साथ एक ही दिशा में काम कर रहे हैं तो इसका मतलब यही है कि मामला जो है वो बेहद गंभीर है। अब जरा अमेरिका और ईरान के नजरिए से भी समझ लेते हैं। अमेरिका लंबे समय से ईरान पर दबाव बना रहा है, खासकर उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर। वहीं ईरान भी अपने रुख को लेकर अड़ा हुआ है कि वो भी किसी की तरीके का दबाव स्वीकार करने वाला नहीं है। तो ऐसे में दोनों देशों के बीच में भरोसे की कमी है कि हर बातचीत एक चुनौती लग रही है। और यही बड़ी वजह है कि पहला दौर जो था बातचीत का वो बेनतीजा रहा। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि बातचीत जो है पूरी तरीके से खत्म हो गई है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल कूटनीति में असफलता भी एक तरीके की प्रक्रिया होती है। कई बार पहला दौर सिर्फ शुरुआत मात्र होता है, जहां दोनों पक्ष एक दूसरे की सोच को समझते हैं, अपनी सीमाएं तय करते हैं और फिर आगे की रणनीति उसी हिसाब से बनाते हैं। पाकिस्तान भी इसी उम्मीद पर काम कर रहा है। सूत्र कहते हैं कि दोनों देशों ने भले ही कोई समझौता नहीं किया, लेकिन बातचीत के दरवाजे अभी भी बंद नहीं हुए हैं।
और यही एक उम्मीद की किरण बाकी है। तो ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान की कोशिशें जो हैं वो सफल होंगी, और इसका जवाब आसान नहीं है, क्योंकि ये 3 देशों का मामला नहीं है सिर्फ, इसमें कई ताकतें भी जुड़ी हुई हैं। मिडिल ईस्ट की राजनीतिक, वैश्विक शक्तियों का संतुलन और ऊर्जा बाजार सब पूरी तरीके से इस पर असर डालेगा। लेकिन एक बात साफ है कि अगर पाकिस्तान इस मिशन में सफल होता है तो यह उसकी कूटनीतिक जीत मानी जाएगी, और अगर असफल होता है तो हालात काफी गंभीर हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, अगर 22 अप्रैल की डेडलाइन गुजर जाती है तो कोई समझौता नहीं हुआ, उसके बाद क्या होगा? क्या फिर से तनाव बढ़ेगा? क्या सैन्य कार्रवाई की संभावना बढ़ेगी? क्या दुनिया एक नए संकट की ओर बढ़ जाएगी? ये सवाल सिर्फ विशेषज्ञों के नहीं है, ये हम सबके हैं, क्योंकि आज की दुनिया में कोई भी बड़ा संघर्ष सिर्फ एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता। उसका असर हर देश, हर अर्थव्यवस्था और हर आम इंसान तक पहुंचता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और दिलचस्प पहलू है, वो है टाइमिंग। जब दुनिया पहले ही कई संकटों से जूझ रही है, आर्थिक अनिश्चितता, क्षेत्रीय संघर्ष और राजनीतिक अस्थिरता, तो ऐसे समय में अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव का बढ़ना एक बेहद बड़ा खतरा हो सकता है। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान इतनी तेजी से एक्टिव मोड पर आ गया है। अब जो आखिरी सवाल है कि क्या कूटनीति जीत पाएगी या टकराव हावी हो जाएगा, इसका जवाब आने वाले दिनों में मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो यही कहती हैं कि एक तरफ टिक टिक चल रहा है समय, और दूसरी तरफ पाकिस्तान की कोशिशें जारी हैं। वो अपने स्तर पर हर दरवाजा खटखटा रहा है, हर संपर्क का इस्तेमाल कर रहा है और हर एक लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहा है। किसी भी तरीके की बातचीत को दोबारा शुरू करना उसका एक मेन मोटिव इस समय बन गया है। अब निगाहें टिकी हैं अमेरिका और ईरान के जवाब पर। क्या वो इस पहल को स्वीकार करेंगे? क्या वो फिर से बातचीत की टेबल पर आएंगे, या फिर दुनिया एक बड़े तनाव की ओर वापस से बढ़ जाएगी? सभी सवालों के जवाब के साथ मैं प्रियांशी मिश्रा आपसे विदा लेती हूँ। आप देख रहे थे कंटाक्ट न्यूज़।